ले ठीक सकता। है, शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए दोनों ही, चाहे भाजपा और कांग्रेस, उनकी सरकारें रही, दोनों ही बराबर के भागीदार हैं। और अब बात ये आ रही है कि ठीक है, इस वक्त सत्ता में भाजपा है, तो भाजपा से सवाल किया जाएगा कि भाई आप क्या करेंगे, इनको यहाँ से हटाएंगे या कोई रास्ता ढूंढेंगे? और रास्ता ढूंढेंगे तो जो प्रकृति अगर अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो फिर कौन सा रास्ता? कि रवि जी, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। एनजीटी की चिट्ठी ने कब्जाधारियों को, कब्जा कराने वाले नेताओं को पसीने छुड़वाए हुए हैं और सरकार की मजबूरी देखिए कि पूरी ज़बरदस्त नौटंकी कर रही है, होना कुछ नहीं है। मैं रवि जी इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन 24 वर्षों में जो ये राज्य जिन उद्देश्यों के लिए मांगा था कि पहाड़ में विकास होगा, पलायन रुकेगा, बोली भाषा संस्कृति पर काम होगा, उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है सीमाओं से लगा हुआ है, सीमाएं सुरक्षित होंगी, और इन 24 वर्षों में इस राज्य का विकास कैसे हुआ ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड राज्य के अंदर जनसंख्या विस्फोट हो गया, मूल निवासी कमज़ोर हो गया, बाहरी ताकतवर हो गए, और अब देखिए उत्तराखंड के अंदर एक एनजीटी की चिट्ठी, और उस चिट्ठी ने पूरे उत्तराखंड के अंदर कब्जाधारियों पर बवाल मचाया हुआ है। ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अतिक्रमण कराने में पीछे नहीं रही। देखिए, सिंचाई विभाग की रिपोर्ट ये बताती है कि रिस्पना और बिंदाल करीबन 100-150 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, और आज ये 10 मीटर भी नहीं रही। कौन दोषी है? और वाकई यदि कभी बादल फट गए कद्दू खाल के ऊपर, पूरा देहरादून साफ हो जाएगा, फिर इनको मुआवजा भी दो। मैं ये कह रहा हूं कि एनजीटी ने जो आदेश किया है, क्या उन अधिकारियों पे मुकदमे लगेंगे जिनके शासनकाल पे कब्जे हुए? क्या उन नेताओं पर मुकदमे लगेंगे संगीन धाराओं पे जिन्होंने सरकारी संपत्ति पे कब्जा कराया? क्या उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी जो अभी एनजीटी कानून की धज्जियां उड़ाकर अभी आज दो, अभी दो, न्याय दो की बात करेंगे? मेरा कहने का मतलब है रवि जी, इससे पीछे भी इसी तरीके का एक आदेश आया था, और यही वो सरकार गाल बजाने वाली है जो अध्यादेश लेकर आ गई। अब इनके विधायक बिल बोल रहे हैं कि हमारे अध्यादेश तक पे कहीं छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरे विधायक बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अतिक्रमण तो हटाएंगे नहीं, हम कोई समाधान का रास्ता निकाल रहे हैं। कहने का मतलब वो जो 10 मीटर रिस्पना बची है, ये 1 मीटर तक जब तक नहीं आएगी इनका कोई समाधान नहीं होगा। देखिए, प्रकृति से छेड़छाड़ का देहरादून में इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता रवि जी। देहरादून दिल्ली से ज़्यादा गर्म होने लगा है। वो देहरादून जिस देहरादून में 35 डिग्री के बाद बरसात होती थी और 28 और 30 डिग्री यहाँ गर्म तापमान कहा जाता था, रात को ठंड लगा करती थी, आज देहरादून दुर्गति में। पर्यावरण के हालात इतने खराब हैं देहरादून में कि देहरादून का अब बूढ़ा व्यक्ति सांस की बीमारी से समय से पहले प्राण त्याग रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी गलत नीतियों के कारण देहरादून का वातावरण बिगड़ा है। तीसरी बात, देहरादून में पानी का लेवल धीरे धीरे घट रहा है। पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, इन सब का ये कहना है कि यदि ये इसी तरीके से होता रहा तो देहरादून जो घाटी है ये रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी। सोचिए, जो बौद्धिक जीवन जीने वाले लोग हैं, जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि देहरादून रेगिस्तान बन जाएगा। मगर किसी भाजपा और कांग्रेस के नेता से पूछिए कि कभी आपने अपनी पार्टी में इस पर चिंतन किया कि वाकई यदि रिस्पना और बिंदाल में बह गए लोग, तो कम से कम जो अभी आंकड़े आप ही लोग बता रहे हो कि 50,000 से ज्यादा पक्के मकान बन चुके हैं। 50,000 का मतलब 1 में 4 इंटू 50,000। सोचिए, यदि वाकई फ्लड आ गया तो यहाँ 2, 2.5, 3 लाख आदमियों का पता नहीं चलेगा, और ये तो मात्र वो आंकड़े होंगे जो सीधे दिख रहे हैं, नहीं, और उसका प्रभाव। लेकिन भट्ट जी, स्टेप तो लेना होगा ना, तो वो स्टेप क्या होना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? रवि जी, मैं वही तो बोल रहा हूँ, पहले उन नेताओं पे मुकदमे लगे, उनको सुद्धो वाला भेजा जाए जिन्होंने सरकारी संपत्ति पे कब्जा कराया। फिर उन अधिकारियों को बर्खास्त करके जेल भेजा गया, कुर्की कराई जाए उनसे, उनके घरों की, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों में घर बनने दिए। अरे भाई, राजनीतिक लोग तो नौटंकी अब करने लगेंगे। ये एनजीटी ने 15 तारीख की डेट दी थी, आप ये बताइए 25 क्यों हो गई? दिख नहीं रही आपको सरकार की बेईमानी? और ये केवल चुनाव का स्टंट है। मलिन बस्ती नहीं तोड़ेंगे ये नौटंकीबाज हैं सारे। उत्तराखंड की आबो हवा इन्होंने खराब करनी थी,
गरीब के सबको सपने दिखाना, गरीब को मकान बनवाना, इन्हीं दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने देश का बेड़ा गर्क किया है। और आज आप देख लीजिए, मैं फिर वही चिंता की बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड का अगर मूल निवासी 50 गज की जमीन खरीदता है तो अपनी जेब से 15-20 लाख देता है। मगर कितना बढ़िया है, भाजपा 5 रुपए की रसीद कटाओ भाजपा की, 5 की कांग्रेस की, उसके बाद नेताजी जिंदाबाद करो, उसके बाद उनका बिजली का भी कनेक्शन, पानी का भी कनेक्शन, सड़क भी बन रही। मैं बात खत्म कर रहा हूं। हाँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई उत्तराखंड की आबो हवा और देहरादून को बचाने की बात कर रही है तो एनजीटी ने खाली झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं करी। वो रिस्पना में जो आलीशान होटल बन रहा ना, आपको पता होगा, पुल से लगा हुआ, और उससे पूरा आईएसबीटी तक जिन्होंने कब्जे करे हैं उन पर भी मुकदमे होने चाहिए और वो भी टूटने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बड़े बड़े उद्योगपति गरीब की झोपड़ी को आगे कर अपने अतिक्रमण को बचाने की बात कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र है, गाल बजाओ, फिर ये झुग्गी झोपड़ी से चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, टूटेगी नहीं। और अगर ये नहीं टूटेगी तो ये मान के चलना कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारों पे इनकी ये नौटंकी समाप्त और उत्तराखंड का चुनाव आप प्रभावित होते हुए देखेंगे। वरना मैं इतना जरूर मानता हूं कि मौत के मुहाने में कितना ही बड़ा ताकतवर हो, उसको हटना चाहिए और गरीब को कहीं अन्यंत्र बसाने की अगर सरकार की योजना है तो बसाना चाहिए। एक तरफ कह रहे हो कि गरीब को घर देंगे, दूसरी तरफ गरीब का घर उजाड़ रहे हो। ये नीति दोहरी है। भाजपा को अपनी चाल में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब जनता इस बात को समझ रही है कि ये नौटंकीबाज ढोंगी है, गरीब का घर उजाड़कर अमीरों को बसाने वाली पार्टी है। ऐसा उत्तराखंड में हम भी होने नहीं देंगे। अगर किसी गरीब के साथ अत्याचार होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी कुछ देर में जुड़े थे तो मैं स्वागत भी करूंगा सर आपका। और पंचोली साहब, देखिए पहले भी एक बार हमने इस विषय पर बात की थी, आपने तब भी कहा था कि एनजीटी का जो आदेश है वो सार्वजनिक तो होना ही चाहिए। कि पूरा आदेश क्या है, क्या ये सिर्फ उन बस्तियों के लिए है, उन गरीब परिवारों के लिए है या फिर सबके लिए है। लेकिन अब एक रास्ता तो निकालना होगा, एक स्टेप तो लेना होगा सर। किसी को भी हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। एक तो अतिक्रमण है और ऊपर से अगर कोई एहसान सरकार दिखा भी दे, वहां छोड़ दे, तो उसके बाद अगर कभी फ्लड आ गया तो फिर क्या। देखो, मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका में जाऊंगा। वैसे मीडिया के नए न्यू मीडिया के दौर में बैकग्राउंड बतानी ठीक नहीं है, फिर भी क्योंकि वो कनेक्टिविटी हो जाती है बात को लेकर के, मैं कहूँगा कि इससे पहले आपने देखा होगा, एक साल पहले, एक साल भी नहीं हुआ अभी, सारे पहाड़ के जितने भी रूट थे उन रूटों में जंगलों के बीच में जो कच्चे ढाबे थे बने हुए, वो लोगों को चाय पानी जल पानी की व्यवस्था करते थे। वो पेड़ के नाम पे पत्ती भी नहीं काटते थे, पूरी सुरक्षा करते थे जंगलों की। सारा डोजर ले गया, डोजर से सबके ढाबे उखाड़ दिए और इतने लोग, इतने हजार लोग सड़क में आ गए, बेरोजगार हो गए। यहाँ तक कि उनको सामान समेटने का भी समय नहीं दिया। एक दूसरा ये है कि अभी एनजीटी का फरमान आया कि देहरादून की नदियों पे कब्जा है। एनजीटी ने सिर्फ देहरादून की नदियों की बात नहीं की। मैंने पहले बोला कि एनजीटी के 7 कानून हैं, जो 7 प्रकार के जो हमारे जो एसिड हैं पर्यावरण के, उसके लिए 7 अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए। जल के लिए, वन के लिए, पानी के लिए, इस तरह से, और बायोडाइवर्सिटी के लिए, जंतु के लिए, जीव जंतु के, इस तरह के 7 प्रकार के कानून हैं। और जो एनजीटी ने अभी फरमान दिया है, इस फरमान पे अभी उसका पूरा खुलासा तो इन्होंने नहीं किया, सरकार ने करना चाहिए। उस पे ये इन्वायरमेंट को गंदा करने के लिए, प्रदूषित करने वाला फरमान है। तो मुझे नहीं लगता कि बस्ती के किनारे जो लोग बसे हुए वो सिर्फ टट्टी करते होंगे उस अपने टॉयलेट में। ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ मैं कि करना चाहिए। कभी कभी बहुत छोटे शब्द भी बोलने पड़ते हैं, तो वो उस अपने टॉयलेट में टॉयलेट करते होंगे। लेकिन इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करना वो किसका काम है? देहरादून को मैंने पहले भी डिबेट में कहा था कि देहरादून में एजुकेशन और हेल्थ का बड़ा हब है, और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इतने बड़े बड़े होटल्स हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेशन के सेंटर्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टडी सेंटर्स हैं जहाँ पर बहुत पोलाइटली कार्बन और तमाम प्रकार की चीज़ें, क्लोरोफॉर्म और ये सब चीज़ें आती है। और बगल में आप देखना कि सेलाकुई में और इधर हरिद्वार की तरफ जो है सिडकुल भी है। तो ये सिर्फ देहरादून के लिए नहीं आया, पूरा जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है और किन के कारण से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि एनजीटी ने ऐसा तो नहीं कि किसी बस्ती के लिए दिया होगा। अब हम उसके समाधान पे आते हैं। समाधान से पहले एक और बात बताऊं कि ऐसी कोई नदी नहीं है, देहरादून की नदियां नहीं है।
नैनीताल में आप जाएंगे, नैनीताल के मुहाने से जो एक छोटा सा नाला निकलता है ना, उस नाले पे इतने कब्जे हो चुके हैं कि नाला ही दब गया वो। हल्द्वानी में आप जाएंगे तो हल्द्वानी में गौला नदी को इतना खोद दिया कि नदी कहीं दिख ही नहीं रही, और जो हमारी जो रेल की जो लाइन है ऐसी ऐसी दिख रही डंडी पे कहीं ऊपर। जी जी। बहुत सारी समस्याएं। आप पिथौरागढ़ की तरफ जाओगे और उधर पिथौरागढ़ से पीछे से आप जब बागेश्वर की तरफ से आओगे, माइनिंग का इतना बड़ा कारोबार हुआ कि सारे पहाड़ के पहाड़ खोद दिए गए हैं, उससे भी इन्वायरमेंट का नुकसान हुआ है। तो एनजीटी ने सिर्फ देहरादून की नदियों के लिए नहीं दिया, ये समझना